नमस्ते बच्चों। पत्र एवं डायरी इकाई 1 के तीसरे भाग में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ पत्रों के प्रकार के बारे में पिछले 2 एपिसोड्स में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका पठन आपने पाठ्य पुस्तक में ज़रूर किया होगा और किसी न किसी को पत्र भी लिखा होगा। आज हम डायरी के बारे में विस्तार से जानेंगे। डायरी शब्द जो है बच्चों, वह एक ऐसा शब्द है जो आप प्रतिदिन अपने दिनचर्या में कहीं न कहीं किसी के मुख से सुनते तो रहते ही हैं। पर आज हम अपने पाठ्य पुस्तक में जिस बात के बारे में जानने वाले हैं वह है डायरी लेखन। डायरी किस तरह से लिखी जाती है। तो जब हम डायरी लेखन के बारे में पढ़ेंगे तो मात्र हम लिखने तक सीमित नहीं रहेंगे। डायरी कैसे लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है, लोग उसका किस तरह से उपयोग करते हैं, उससे क्या लाभ होते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे। बहुत ही रोचक विषय है, नया विषय है, आप सब खूब ध्यान लगाकर देखिएगा। तो चलिए हम कुछ स्क्रीन पर चित्र देखेंगे और उस पर से डायरी के बारे में विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, तैयार हो जाइए। यह एक डायरी का चित्र है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्वाभाविक है, लिखने के लिए हमें कलम की भी आवश्यकता पड़ती है जो आप चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, डायरी शब्द जो है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। सामान्यतः इंग्लिश में हम डायरी कहते हैं, परंतु हम पढ़ रहे हैं हिंदी विषय, तो डायरी को हिंदी में क्या कहा जाता है इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। यह एक नया शब्द है, आपकी शब्द समृद्धि में वृद्धि होगी। ध्यान से देखिए, डायरी को हम हिंदी में कहते हैं दैनंदिनी अथवा दैनिकी। ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा बोल रही हूँ और आप भी मेरे साथ दोहराइए। डायरी को हम हिंदी भाषा में कहते हैं बच्चों दैनंदिनी अथवा दैनिकी। दैनिकी शब्द जो है उस पर से आप एक अनुमान तो लगा सकते हैं कि जो प्रतिदिन का वर्णन होता है उसे हम दैनिकी कहते हैं, जो रोज़ किया जाए, जिसके बारे में रोज़ लिखा जाए। तो डायरी को हम दैनंदिनी अथवा दैनिकी कहते हैं। अब डायरी क्यों लिखी जाती है बच्चों? और इससे पहले मेरे दिमाग में एक प्रश्न है कि आपने डायरी का चित्र तो देखा ही है, बहुत मजबूत पृष्ठ होता है और अंदर कुछ पन्ने होते हैं। वर्ष के हिसाब से भी डायरी आपको किसी दुकान पर मिलती है। मान लीजिए यह वर्ष है 2020, तो 2020 की यदि आप डायरी किसी दुकानदार से मांगेंगे तो वह आपको इस वर्ष की डायरी देगा। पर क्या डायरी लेखन के लिए हमें एक ऐसी ही पुस्तिका का उपयोग करना चाहिए? आइए देखते हैं। एक प्रश्न है मेरे दिमाग में, प्रश्नार्थ चिन्ह आप देख रहे हैं जो मेरे मस्तिष्क में घूम रहा है। और मेरा प्रश्न यह है बच्चों कि क्या डायरी सिर्फ डायरी जैसी लिखने वाली पुस्तिका में ही लिखा जा सकता है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ। बच्चों, आज मैं व्यवसाय में हूँ, शिक्षिका हूँ और आपको टीवी के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। पर जब मैं विद्यार्थी थी तब मैं भी डायरी लिखा करती थी और मेरी बहुत ही पुरानी लिखी हुई डायरी अभी तक मैंने संभाल कर रखी है। मैं उसको आपको दिखाना चाहती हूँ। यह देखिए, बहुत ही पुरानी लग रही होगी। इसके पन्ने भी कुछ कुछ बिखर गए हैं, पीले पड़ चुके हैं पन्ने इसके, आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर का जो पृष्ठ है वह भी थोड़ा खराब हो चुका है क्योंकि यह डायरी काफ़ी वर्षों पुरानी है। यह डायरी मुझे मेरे पिताजी ने तोहफे के स्वरूप में दी थी और तब यह खाली थी और मैंने अपने प्रतिदिन की दिनचर्या इसमें लिखकर इसको भरा है और संभाल कर रखा है। तो मेरा प्रश्न यही है कि यदि आपको डायरी लिखने की उत्सुकता हो तो क्या आपको ऐसी ही डायरी लेनी चाहिए या आप किसी भी पुस्तक में लिख सकते हैं? बच्चों, ऐसी नोटबुक भी आपके पास उपलब्ध है, तो क्या आप इसमें अपनी डायरी लिख सकते हैं? जवाब आपका हाँ है या ना है? मेरा जवाब हाँ है। डायरी का शाब्दिक अर्थ जो है वह उसके बाहरी दिखावे से संबंधित नहीं है।
यहाँ जो हम डायरी लेखन की बात कर रहे हैं वह है हम अपने प्रतिदिन की घटनाओं को, अपने सुख दुख के अनुभवों को, हमारे मन में उठते हुए विचारों को हमें व्यक्त करना है। कई बार क्या होता है बच्चों, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। किसी दिन हम बहुत खुश होते हैं, किसी दिन हम उदास भी होते हैं। जब हम उदास होते हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो हमारे मन में बुरे बुरे विचार आते हैं। नकारात्मक विचार हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मित्र हमारे पास हो तो हम उससे अपनी बात कहकर अपना मन हल्का कर लेते हैं, पर हमेशा यह ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई हो और हम उसे अपनी बात कह सकें। तो हम अपनी बातों को लिख कर भी मन में से बाहर निकाल सकते हैं, जिससे कि हमारा मन हल्का हो जाए, हमारे नकारात्मक विचार हमारे मस्तिष्क से निकलकर कलम से शब्दों के रूप में पेपर पर आ जाते हैं, जिससे हमें थोड़ा संभलने का वक्त मिलता है। इन सब बातों के लिए आप छोटे नहीं हैं, आप सब जानते हैं। कई कई दिन आप बहुत खुश होते हैं, कई दिन आप उदास भी होते हैं। वार्षिक परीक्षा का समय हो तो तनाव भी होता है। यदि पापा ने सुबह आपको डांट दिया हो तो उसका भी तनाव आपके मस्तिष्क में रहता है। बहुत सी कई बातें छोटी, कई बातें बड़ी, लेकिन हमें कई बार सुखद अनुभव भी होते हैं और दुखी अनुभव भी होते हैं। तो इन सभी बातों को मस्तिष्क से निकालकर पेपर पर हम लिख सकते हैं। तो डायरी लेखन मात्र उसके बाह्य स्वरूप से संबंधित नहीं है, बल्कि हम उसके अंदर जो अपनी बातें लिखते हैं वह किसी भी प्रकार की पुस्तक हो सकती है। कुछ पन्ने भी हो सकते हैं जिन्हें फिर हम एक फाइल में बंद कर दें। तो इस तरह से डायरी लेखन के गुण, उनकी विशेषताएं और उनके लाभ के बारे में और हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आप सब तैयार रहिए, क्योंकि नया विषय है और आप खूब ध्यान से इसको समझिएगा। विद्यार्थी मित्रों, डायरी कुछ लोग रोज लिखते हैं, उसे हम कहेंगे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, हर रोज। कुछ लोग रोज नहीं लिखते, साप्ताहिक, एक सप्ताह पूरा होने पर पूरे सप्ताह में उनके साथ जो जो घटित हुआ है उसको लिखते हैं। कुछ लोग पाक्षिक प्रकार से डायरी लिखते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि पाक्षिक क्या होता है मैडम? जिनके मन में प्रश्न उठते हैं वे ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। पाक्षिक मतलब 15 दिन, 15 दिन का लेखा जोखा वह एक साथ डायरी में लिखते हैं, जिसे हम गुजराती में पखवाड़िયું भी कहते हैं। इस शब्द से आप पाक्षिक का अर्थ ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और कुछ लोग डायरी मासिक रूप से लिखते हैं, यानी एक महीना ख़त्म होने पर उस महीने में उनके साथ जो कुछ भी घटनाएं अच्छी, बुरी, आश्चर्यजनक कुछ भी हुआ हो उसका वह वर्णन उसमें लिखते हैं। डायरी में आपकी प्रतिक्रियाओं का वर्णन होता है, आपके रोज की घटनाओं के लेखा जोखा का वर्णन होता है। आइए अब हम देखते हैं कि डायरी में किन किन बातों का समावेश विशेष रूप से होता है। डायरी में किन बातों का समावेश होता है, अब हम ध्यान से देखेंगे बच्चों। पहला वाक्य आप ध्यान से देखिए, जीवन में घटित घटनाओं का समावेश होता है। आपके जीवन में जो भी घट रहा है, अच्छा बुरा, उसको आप शब्दों के रूप में अपनी डायरी में लिखते हैं, उसका वर्णन डायरी में होता है। दूसरा वाक्य देखिए, प्रतिदिन किए गए कार्यों का। आप कुछ भी अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, आज आपके साथ कोई अच्छा अनुभव हुआ है, तो उसको आप डायरी में लिखते हैं। मन में उठी प्रतिक्रियाओं का, यदि आपके मित्र ने आपसे कुछ अपशब्द कह दिया है तो आप दिन भर शायद उसके बारे में सोचते रहेंगे कि क्या अब वह मेरा मित्र नहीं रहा, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, क्या उसे मुझे ऐसा कहना चाहिए था, क्या अब हमारी मित्रता खत्म हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमारे मन में उठती हैं, जिनका निवारण हो सकता है कि दूसरे दिन हो, लेकिन उस दिन हमारे मन में उठ रहे इन सभी सवालों को हम शब्दों के रूप में डायरी में अंकित करते हैं। आइए चौथा वाक्य देखते हैं। सुख तथा दुख दोनों प्रकार के अनुभवों का समावेश हम डायरी लेखन में करते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं कि डायरी में कुछ गुण होते हैं और कुछ उसकी विशेषताएं भी होती हैं। तो डायरी लेखन के गुण और विशेषताओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहला है लेखन में क्रमबद्धता। क्रम का मतलब क्या है बच्चों? एक श्रेणी में,
जैसे आपने यदि सुबह उठकर जो कार्य किया है वह पहले लिखा जाएगा, फिर आपने 9-10 बजे क्या किया, दोपहर में क्या किया, शाम को क्या किया, रात को क्या किया। डायरी लिखते वक्त आप ऐसा नहीं लिख सकते कि मैं रात को 10 बजे सो गया था लेकिन सुबह मैं 6 बजे उठा था, मैं शाम को यहाँ घूमने गया था, दोपहर में मैंने खाना खाया था। तो इसमें जो क्रम है वह योग्य नहीं है। आप सुबह उठते हैं तब से लेकर आपके शाम तक, आपका दिन समाप्त होने तक जितने अनुभव हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से आपके डायरी के लेखन में वह प्रस्तुत होना चाहिए। तो डायरी लेखन की यह एक विशेषता है कि आप क्रमिक तरह से अपनी घटनाओं को लिखेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व का भी पता चलता है। आप कितने सुनियोजित हैं, कितने अच्छा आयोजन कर सकते हैं, इसका भी प्रतिभाव लोगों को मिलता है। आप जिस तरह के कार्य करते हैं उसी तरह के शब्दों का चुनाव आप करेंगे और उसी क्रम में यदि आप लिखेंगे तो आपके व्यक्तित्व की भी एक अमिट छाप लोगों पर पड़ती है। आइए दूसरी विशेषता देखते हैं डायरी लेखन की क्या है। लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक। यहाँ 3 नए शब्द आपको मिल रहे हैं बच्चों, संक्षिप्त, सारगर्भित और वास्तविक। लिखा गया विवरण, विवरण मतलब डायरी के अंदर जो भी बातें आपने लिखी हैं वह आपका विवरण है। वह विवरण कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त। संक्षिप्त का अर्थ क्या है बच्चों? अब आप यदि ऐसा लिखेंगे, आज मैं सुबह उठा, मैंने ब्रश उठाया, उस पर पेस्ट लगाया, उसको मुंह में डाला, फिर मैंने 2 मिनट तक ब्रश किया, फिर मैंने कुल्ला किया। इस तरह से डायरी नहीं लिखी जाती बच्चों। हमें संक्षिप्त में लिखना है। सुबह की क्रियाएं, उसके बाद जो आपकी दोपहर तक की घटनाएं हैं उनको संक्षिप्त में लिखना है कि मैं अपने सुबह की दिनचर्या खत्म करके पढ़ने बैठा, नाश्ता करके मैं अपने कार्यालय के लिए रवाना हुआ। यदि विद्यार्थी है तो वह विद्यार्थी जीवन के बारे में लिखेंगे, कोई दफ्तर जाने वाला व्यक्ति है तो वह उस तरह से लिखेगा। तो संक्षिप्त में ही आपको लिखना होता है, जैसा मैंने उदाहरण दिया उस तरह से नहीं। इसीलिए लिखा है कि लिखा हुआ विवरण संक्षिप्त होना चाहिए। दूसरा शब्द बहुत नया और अच्छा है बच्चों, सार गर्भित। सार, आप जो भी लिख रहे हैं उसका कुछ मतलब तो होना चाहिए। आपने बिना ही अर्थ के अर्थहीन बातें लिखी हो, अपने खुद ही कल्पना में विचार करके, जिसका कोई आपके दैनिक क्रिया से कोई जुड़ाव नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है, तो ऐसी बातों को डायरी में लिखा नहीं जाता। डायरी आपके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती है, वह आपका आईना है। तो आप जो भी लिखते हैं वह उसके अंदर से कोई अर्थपूर्ण बातें निकलनी चाहिए। सार गर्भित आपका विवरण होना चाहिए। और तीसरा शब्द है वास्तविक। कोई भी कल्पना से आपको कोई भी बातें नहीं लिखनी है, जो वास्तविक घटा है वही लिखना है। मान लीजिए कि आज के दिन में आपने किसी का अपमान कर दिया है, आपको बाद में उस बात का एहसास है कि आपने गलत किया, पर उस वक्त क्रोध में आपने किसी का अपमान कर दिया है, तो आपको अपने व्यक्तित्व की यह बात बुरी लग रही है, तो आप सोचेंगे कि मैं इसे डायरी में नहीं लिखूंगा, तो यह गलत है। तो जो वास्तविक घटा है, यदि आपके साथ बुरा हुआ है या आवेश में आकर, गुस्से में आकर आपने किसी को कुछ बुरा कह दिया है, किसी के लिए बुरा कर दिया है, तो वह वास्तविक घटना को ही आपको डायरी में लिखना चाहिए। उससे क्या होगा, आप जब दोबारा कभी डायरी पढ़ेंगे तो उस वाक्य को आप पढ़ेंगे, उस घटना को पढ़ेंगे, तो आपको अपने स्वभाव के प्रति एक खराब विचार आएगा कि क्या मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था। तो जब हम उसको दोबारा पढ़ेंगे, उस घटना को फिर से सोचेंगे, तो हम अपने आप में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। आइए एक तीसरी विशेषता देखते हैं। तीसरी विशेषता है बच्चों घटना का स्पष्ट उल्लेख। इस विशेषता को आप पिछली विशेषता में जो वास्तविकता की बात कही मैंने उसके साथ जोड़ सकते हैं कि आप स्पष्ट उल्लेख करिए जो कुछ भी घटा है। चौथी विशेषता है हमारी आलोचना, काल्पनिकता तथा अनावश्यक विस्तार से परे
आपका डायरी लेखन होना चाहिए। अपनी डायरी में किसी की आलोचना मत लिखिए, यह डायरी लेखन के विरुद्ध है। कोई काल्पनिक बात खुद से ही विचार कर जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो वह भी नहीं लिखना चाहिए। तथा अनावश्यक विस्तार, जो मैंने पहले बताया ना आपको, क्रमबद्ध और विवरण हमारा संक्षिप्त होना चाहिए। तो कोई भी यदि घटना है तो उसका आपका जो अनावश्यक विस्तार लंबा बहुत करने की आवश्यकता नहीं है। उस घटना में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप लिखकर अपने डायरी लेखन में अंकित कर सकते हैं। आइए डायरी लेखन के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। डायरी लेखन के कुछ लाभ भी हैं, आइए उनको एक एक करके हम देखते हैं। पहला वाक्य, जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा वाक्य देखिए, अच्छाई तथा बुराई दोनों का वर्णन होता है। किस में होता है? डायरी में होता है। नंबर 3, शनैः शनैः बुराइयों से बचा जा सकता है। शनैः शनैः धीरे धीरे, प्रगति के साथ। चौथा वाक्य है, कोई अन्य व्यक्ति भी किसी की डायरी पढ़कर उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगा सकता है। जो मैंने आपसे पहले ही चर्चा कर ली है कि यह एक आईना है, आपके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करता है। और पांचवा वाक्य है जो बहुत ही आवश्यक है, ध्यान से पढ़िए, डायरी लिखने से लेखन कौशल तथा शब्द समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। लेखन कौशल, आप बड़े बड़े वाक्य लिखते हैं तो आपको लिखने में आसानी होती है, आप नए नए वाक्य रचनाएं बनाते हैं, नए वाक्य लिखना सीखते हैं। शब्द समृद्धि, यदि आप रोज़ लिखेंगे ना बच्चों तो आपको नए नए शब्द अपने आप आपके दिमाग में आएंगे। जो शब्द शायद आप रोज़ अपने उपयोग में नहीं लाते, पर आप एकांत में बैठकर जब लिखेंगे तो आपको नए नए शब्द मिलेंगे। आपके शब्दकोश में, आपके दिमाग के शब्दकोश में वृद्धि होगी। चलिए आगे हम कुछ और देखेंगे। तो बच्चों, आज के एपिसोड में हमने डायरी, उसे हिंदी विषय में क्या कहते हैं वह जाना, डायरी लेखन की विशेषताएं, उसके लाभ और डायरी लेखन से हम क्या क्या अपने आप में बदलाव ला सकते हैं और किस तरह से डायरी लिखी जाती है, इसके बारे में संपूर्ण विस्तार से जान लिया है। आपके पाठ्यपुस्तक में डायरी लेखन के ऊपर पृष्ठ नंबर 6 पर दिया हुआ है, वह आपको घर पर पठन करना है और कम से कम 2 बार करना है, क्योंकि इस डायरी लेखन का जो पृष्ठ दिया है बच्चों, उस पर बहुत सारे नए शब्द हैं, तो आपको 2 बार उसका पठन करना है। पृष्ठ नंबर 7 पर अभ्यास की प्रवृत्तियां दी गई हैं। उस अभ्यास में पत्र लेखन के प्रश्न हैं जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं और आप किसी भी प्रकार का पत्र अब आप लिख सकते हैं। परंतु उस अभ्यास में प्रश्न नंबर 3 है जिसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए नए हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। लेकिन पहले मैं आपको समझाती हूँ कि हम किस तरह से लिखेंगे और उन शब्दों का अर्थ क्या है। आइए देखते हैं। पृष्ठ नंबर 7, अभ्यास की प्रवृत्ति है प्रश्न नंबर 3। दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। अब आप एक बात यहाँ ध्यान से सुनिएगा बच्चों, प्रशासकीय शब्द, प्रशासन से जुड़े हुए शब्दों को हम प्रशासकीय कहते हैं। प्रशासन यानी क्या? अगर मैं आपको गुजराती में कहूँ वहीवटी, तो इससे आपको पूरी तरह से अंदाज़ा आ जाएगा कि हम किन शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। पर आपको हिंदी विषय में प्रशासकीय शब्द याद रखना होगा। इसमें जो पहला शब्द दिया है बच्चों, अधीक्षक, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अधीक्षक, उसे हम इंग्लिश में सुपरिंटेंडेंट कहते हैं, यानी किसी भी कार्यालय का मुख्य व्यक्ति। अब इस अधीक्षक शब्द का उपयोग करके मुझे एक वाक्य बनाना है। तो देखिए मैंने क्या वाक्य बनाया है बच्चों। कार्यालय में अधीक्षक का कार्य महत्वपूर्ण होता है। कार्यालय शब्द से तो अब आप परिचित हैं। दूसरा जो शब्द दिया है वह है प्रभारी। प्रभारी को हम इंग्लिश में कहते हैं इंचार्ज, जिसके हस्तक कोई काम हो रहा हो, जो उसका चार्ज ले रहा हो, जो उसका प्रभारी हो। तो देखिए मैंने क्या वाक्य बनाया है बच्चों। हमारी पाठशाला में
वेदांत प्रार्थना प्रभारी है। तीसरा जो शब्द है वह है आयकर। आय मतलब हमारी वेतन, कर जो हम चुकाते हैं सरकार को, जितनी भी हमारी कमाई हुई है उसका कुछ प्रतिशत हम सरकार को चुकाते हैं, जिसे हम आयकर कहते हैं, और वह हमारे लिए ही उपयोग किया जाता है। उचित आयकर चुकाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कर्तव्य का अर्थ बच्चों बिल्कुल सही, फर्ज। आइए अगला शब्द देखते हैं। अंतिम शब्द है बच्चों प्रशासन। बाढ़ के समय प्रशासन की जवाबदारी बढ़ जाती है। तो ये चारों शब्द को मैंने वाक्य में प्रयोग करके यहाँ पर दिखाया है। आपको ऐसे ही दूसरे वाक्य घर पर बनाने हैं और इन शब्दों का उनमें उपयोग करना है। ठीक है बच्चों। अब अभ्यास में डायरी लेखन से संबंधित एक प्रश्न दिया हुआ है, उसको भी हम आइए देखते हैं और समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 पर प्रश्न 4 जो अभ्यास में दिया गया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी बच्चों। प्रश्न 4 है डायरी के रूप में लिखिए। 3 प्रश्न वहाँ दिए गए हैं, वह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए बच्चों। पहला दिया हुआ है किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। दूसरा जो वाक्य है वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। और तीसरा जो दिया है वह है अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। 3 प्रकार के वाक्य दिए गए हैं, उसमें तीनों में से आपको उनको डायरी के स्वरूप में लिखना है। मैंने तीसरे नंबर पे एक टिक किया है, आप देख सकते हैं, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। तो मैंने अपने जीवन का सुखद अनुभव लिखा है और यह सुखद अनुभव मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। क्या आप सुनना चाहेंगे कि मेरे जीवन का सुखद अनुभव क्या था? आइए देखते हैं। आज समाचार पत्र में रोजगार समाचार विभाग में स्पर्धात्मक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था। इस परिणाम की सूची में मेरे छोटे भाई का नाम था और उसका चयन वायुसेना में हुआ था। उसने इसी से संबंधित स्पर्धात्मक परीक्षा दी थी। यह उसका तीसरा प्रयत्न था और हमारा पूरा परिवार यह प्रार्थना कर रहा था कि इस बार उसका चयन हो जाए। आज उसका नाम पढ़कर हर्ष हुआ है और यह सुखद अनुभव का दिन सदा याद रहेगा। तो बच्चों, मैंने अपने जीवन का सुखद अनुभव आपके साथ बांटा है। आप भी इन तीनों विवरण को अपनी डायरी में लिखिएगा और किस तरह से लिखना है वह आप पाठ्य पुस्तक में भी उदाहरण दिया है, वह भी देख सकते हैं। मैंने भी आपको एक उदाहरण बताया है। तो इन सभी को मिलाकर आप एक अच्छा डायरी लेखन कर सकते हैं। और एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि समय के साथ किस तरह से पत्र लेखन में और संदेश पहुँचाने के तरीकों में बदलाव आया है और हमने किस तरह से उत्तरोत्तर विज्ञान के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति की है। आइए देखते हैं। आप सभी जानते हैं पहले के समय में, प्राचीन समय में, जब कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी तो हम संदेश व्यवहार किस तरह से करते थे? पक्षियों द्वारा, और जिसमें कबूतर को प्राधान्य दिया जाता था। उसके बाद राजा अपने दूत के द्वारा, और वह दूत घोड़ों पर सवारी करके जहाँ पे भी संदेश पहुँचाना होता था वह दूत पहुँचाते थे। अब इसके बाद हमारी प्रगति में क्या आया, आइए देखते हैं। तीसरे क्रम में जो आपके पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया है उसमें देखिए क्या दिखाई दे रहा है। एक पोस्ट बॉक्स है जो चिट्ठियां लेकर दौड़ रहा है। यह एक चित्रात्मक प्रदर्शन दिया है। आगे की प्रगति में डाकघर बने और डाकघर से पत्रों को लेकर डाकिया प्रत्येक व्यक्ति के घर पहुंचाता था और उसमें पिन कोड का विशेष महत्व था जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या हुआ, डाकघर में जो हम पत्र लिखते थे वो किस पर लिखते थे बच्चों, उसके बारे में भी चित्र दिया हुआ है। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, स्क्रीन पे आप 2 चित्र देख सकते हैं। नंबर 4 पर जो चित्र दिया है वह है पोस्ट कार्ड और नंबर 5 पर जो दिया है वह है
लिफाफा मैं आपके लिए लेकर भी आई हूँ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, पोस्ट कार्ड आप देख सकते हैं। इस पोस्ट कार्ड के जो पीछे का भाग है वह पूरा खाली है, जिस पर हम पत्र लिखते हैं, और यहाँ पर पाने वाले का पता लिखा जाता है। और आपने लिफाफे का चित्र देखा, तो आइए एक लिफाफा भी हम देखते हैं। देखिए बच्चों, यह एक लिफाफा है। लिफाफे के अंदर ये आप देख सकते हैं, यहाँ से खोलकर हम चिट्ठी डालते हैं और गोंद से उसको चिपकाकर उसके दूसरी तरफ हम पाने वाले का पता लिखते हैं। और बच्चों एक बात ध्यान रखिए, लिफाफे पर पाने वाले का पता लिखकर दूसरी तरफ जो भेज रहा है पत्र, उसे भी अपना पता और फ़ोन नंबर लिखना चाहिए। मान लीजिए आपका लिफाफा गंतव्य स्थान पर न पहुंचे, तो डाकिया वही पत्र आपको दोबारा आपके ही पते पर लौटा सकता है, जिससे कि आपके लिखे हुए पत्र का कोई दुरुपयोग न हो सके और वह किसी और के हाथ में न जा सके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब तो हम संदेश भेजने के लिए मोबाइल का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही, देखिए मोबाइल का चित्र दिया है। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी हम मैसेज भेजते हैं, लिखित मैसेज भी हम भेजते हैं। और यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो आजकल तो आप कंप्यूटर से भी अपना संदेश भेज सकते हैं। आइए देखते हैं आपके पाठ्यपुस्तक में जो चित्र दिया हुआ है। आपके पाठ्यपुस्तक में 7वें क्रम पर जो चित्र दिया है उसमें आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति कंप्यूटर पे काम कर रहा है और वह इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजकर, जिसे हम ईमेल कहते हैं, उस तरह से भी हम अपना संदेश भेज सकते हैं। मेरी एक सूचना है आपसे बच्चों, आपके पाठ्यपुस्तक की इकाई को आप घर पर पढ़ेंगे, 2 बार कम से कम पूरे इकाई को आप पढ़िएगा। इससे आपका वाचन भी सुधरेगा और आप नए शब्दों का उच्चारण अच्छे से कर पाएंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।